हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। और कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। वैदिक उसके पीठ पर हाथ रखकर रब करने के बाद सिर घुमाकर चार्ली को देखते हुए बोला, चार्ली ये डर रही है, चुप रहो। वैदिक की बात पर चार्ली वहीं पर पूंछ हिलाते हुए बैठ जाता है। वैदिक उसे बच्चे को खुद से ऊपर से हटाकर उसे नीचे बैठाते हुए बोला, तुम बहुत भारी हो, ऐसा नहीं है मैं नहीं उठा सकता, लेकिन ज़्यादा देर उठाऊंगा तो मेरी कमर दर्द करेगी। वैदिक के बात पर वो बच्चे उसकी तरफ देखने लगती है, जिसके गाल और नाक रोने के कारण लाल हो गए थे। वैदिक हाथ आगे बढ़ाकर उसके चेहरे को साफ कर देता है। वैदिक उसके खूबसूरत से चबी गालों को देखते हुए बोला, तुम कितने साल की हो और तुम्हारा नाम क्या है? वैदिक के सवाल पर वो बच्ची वैदिक की तरफ देखते हुए बोली, मैं 10 साल का हूँ, मेरा नाम जूही है। मैं तो घूमने आई थी। मैंने साइकिल को संभालने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक नहीं लग रहा था। ये कहते हुए वो फिर से रोने लगती है। वैदिक उसके रोने पर उसके आंसू को साफ करते हुए बोला, मेरा नाम वैदिक और मैं 12 साल का हूँ। तुम कौन से स्कूल में पढ़ती हो? जूही वैदिक के सवाल पर उसे देखते हुए बोली, मैं जिंदल प्राइवेट स्कूल में पढ़ती हूँ। वैदिक कुछ देर सोचने के बाद बोला, तुम कौन से क्लास में हो? जूही खड़ी होकर बोली, तुम पुलिस की तरह इन्वेस्टिगेशन क्यों कर रहे हो? मैं नहीं बताऊंगी। दीदी ने लड़कों से दूर रहने को कहा है। इतना कहकर जूही अपने साइकिल को उठाते हैं और वहां से जाने लगती है, जिस पर वैदिक जल्दी से खड़ा होकर उसके पीछे आते हुए कहता है, जूही हम कल यहीं मिले क्या? जूही पलटकर वैदिक को घूरते हुए बोली, क्यों? मैं क्यों तुमसे मिलने आऊंगी? वैदिक मुस्कुराते हुए बोला, हम दोनों दोस्त हैं ना। मैंने तुम्हें गिरने से बचाया है, जिसके कारण देखो मेरे हाथ में चोट लगी है। ये कहते हुए वैदिक अपने हाथ को दिखाता है, जिसमें हल्का सा खून निकल रहा था। जूही एक नज़र वैदिक के हाथ को देखने के बाद जाते हुए बोली, मैं नहीं आऊंगी, तुम रास्ते में खड़े थे इडियट। वैदिक चिल्लाते हुए बोला, अगर तुम नहीं आओगी तो मैं तुम्हारे लिए कबाब एंड डम्पलिंग नहीं लाऊंगा। जूही वैदिक की बातों को इग्नोर करते हुए वहां से चली जाती है। पीछे से विकल्प जाकर वैदिक के कंधों पर हाथ रखते हुए बोला, किससे बातें कर रहे हो पागल जैसे? फिर वैदिक कपड़ों को देखते हुए बोला, किसके साथ दंगल खेल कर आ रहे हो? विकल्प के सवाल पर वैदिक शर्माते हुए बोला, एक लड़की मेरे ऊपर गिर गई थी, बहुत सुंदर और क्यूट है। विकल्प वैदिक ब्रश कर रहे हुए गाल को घूरते हुए बोला, ब्रश करना आता है, अभी तेरे दूध के दांत नहीं टूटे। लड़की को देखकर फील कर रहा है। वैदिक चार्ली के पट्टे को पकड़कर एटीट्यूड में जाते हुए बोला, 24 साल के होने वाले हो, आज तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनी, और मेरी अगर कोई लड़की दोस्त बन रही है तो आपको जलन हो रही है, आप तो सिंगल ही मरोगे। विकल्प वैदिक की बात सुन अपनी आंखें बड़ी कर उसके पीछे आते हुए बोला, तुझे शर्म आ रही है? अपने भाई को ऐसे बकवास चीज़ों का श्राप दे रहा है, और मेरी गर्लफ्रेंड है, समझा? विकल्प की बात पर वैदिक रुक कर उसे अजीब नज़रों से देखते हुए बोला, मैंने आज तक आपको फ़ोन में बिजी नहीं देखा, गर्लफ्रेंड के साथ डेट पर जाते हुए भी नहीं देखा, तो कौन सी गर्लफ्रेंड है सपने में? अप्सरा से मिलते हो क्या? जुबान तो देखो इसकी, गन और तलवार से भी तेज चल रही है। लड़की देखकर बोलना भी सीख गया। विकल्प ने बुरी तरीके से वैदिक को घूरते हुए कहा। वैदिक विकल्प की बात को इग्नोर कर चार्ली से बोला, तुमने देखा चार्ली, कितनी क्यूट है ना वो, कल मैं उसके लिए पक्का कबाब और डंपिंग लेकर आऊँगा। फिर रुक कर विकल्प के सामने अपना हाथ रखते हुए बोला, मुझे 200 रुपये दो ना। विकल्प अपनी आंखें छोटी करके बोला, इतने पैसे का तुम क्या करोगे? वैदिक कुछ सोच कर बोला, कल मुझे कबाब खाना है और गार्डन आऊँगा तो शोभ रहा था, अपनी फ्रेंड के लिए भी ले आओ, जब बड़ा हो जाऊँगा तो वापस कर दूँगा, दे दो ना प्लीज़। ये कहते हुए वैदिक पप्पी फेस बना लेता है। विकल्प वैदिक के चेहरे को इग्नोर करते हुए बोला, जाकर अपनी तरकासुर मॉम से मांगना और बताना कि वित्स के
लिए ले रहे हो। वैदिक विकल्प के सामने हाथ जोड़ते हुए छोटा सा मुंह बनाकर बोला, भाई हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज़ दे दो ना, बड़ा हो जाऊँगा तो पक्का दे दूँगा, ब्याज के साथ दे दूँगा। मॉम नहीं देगी, बल्कि चप्पल से मारेगी मुझे। विकल्प वैदिक के हाथ को दूर करते हुए बोला, बस बस, जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, दे रहा हूँ, और तुम्हारे काम ही ऐसे है कि तुम्हें चप्पल से नहीं चाबुक से मार खाने चाहिए। लड़के देखकर पटाने के बारे में सोच रहे हो, ठरकी कहेंगे। ये कहते हुए विकल्प अपने वॉलेट से 500 का नोट निकाल कर वैदिक के हाथ पर रख देता है। वैदिक नोट को उलट पुलट कर देखते हुए बोला, मैंने तो 200 मांगे थे ना, आपने 5 क्यों दिया? विकल्प वॉलेट अपने पॉकेट में रखते हुए वैदिक के गले में हाथ डालकर बोला, क्योंकि तुम सारंग परिवार के सबसे छोटे बेटे और तुम्हें पहली बार कोई लड़की अच्छी लगी है, वो जो कुछ भी खाने के डिमांड करे उसे खिला देना। वैदिक विकल्प की बात पर अपना सिर हिलाते हुए बोला, एक सवाल पूछूं? विकल्प वैदिक के हाथ चलते हुए बोला, हाँ बोलो। वैदिक कुछ देर चुप रहकर बोला, आप प्रकृति दीदी को लाइक करते हो? विकल्प वैदिक को घूरते हुए बोला, और तुमसे ये बकवास किसने करी? वैदिक अपने दांत दिखाते हुए बोला, एक्चुअली उस दिन मैंने आपको और प्रकृति दीदी को बात करते हुए सुना था कि वो आपको लाइक करती है। क्या आप भी लाइक करते हो? विकल्प वैदिक के सिर को थपथपाते हुए बोला, हम पहले एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन अब मैं उसे पसंद नहीं करता। क्यों, क्या वो अच्छी लड़की नहीं है? वैदिक को मासूमियत से सवाल किया, जिसके जवाब में विकल्प मुस्कुराते हुए बोला, नहीं, बुरी नहीं है, लेकिन मुझे जैसी साथी चाहिए वैसी नहीं है। जिस पर वैदिक फिर से बोला, तो आपको कैसी साथी चाहिए? विकल्प कुछ देर सोचने के बाद बोला, जो खुद को प्रोटेक्ट कर सके, दूसरों की बातों में ना आए, और सबसे इम्पोर्टेंट, मेरे फैमिली को जोड़ कर रखे। वैदिक मुस्कुराते हुए बोला, मुझे तो ऐसी लड़की चाहिए जो मेरे सारे होमवर्क करे और मैं गेम खेलता रहूं। वैदिक की बात पर विकल्प मुस्कुरा देता है और दोनों चार्ली को लेकर घर के लिए निकल जाते हैं। इधर प्रकृति आरू से मिलने के बाद सारंग विला से निकलती है और अपने बाइक में बैठकर हॉस्टल की जगह अपने लिए नए खरीदे अपार्टमेंट की तरफ निकल जाती है। प्रकृति थोड़ी आगे आता है तो उसकी नज़र सीधा एक लग्जरियस कार पड़ जाती है, जिसे देखते हुए प्रकृति खुद से कहती है, ये गाड़ी मुझे इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? इतना सोचते हुए प्रकृति उस गाड़ी को ध्यान से देखने लगती है, जो उसे याद आता है कि वो गाड़ी किसी और की नहीं बल्कि ऋतिक की थी। प्रकृति कार को देखकर मुंह बनाते हुए बोली, मुझे समझ नहीं आता, आखिर मैं इस गुंडे से हर बार क्यों मिल जाती हूँ, लेकिन एक सेकेंड, ये डेविल जा कहाँ रहा है? इतना सोचते हुए प्रकृति अनजाने में ही ऋतिक को फॉलो करने लगती है। कुछ देर की राइडिंग के बाद प्रकृति एक ऑर्फनेज के सामने आकर रुकती है और उस बड़े से ऑर्फनेज को देखते हुए कहती है, शेल्टर होम। इतना सोचते हुए प्रकृति अपना हेलमेट निकाल कर टांग देती है और अपने बैग को अपने पीठ पर टांग कर ऋतिक के पीछे पीछे छुपते छुपाते उस शेल्टर होम के अंदर आ जाती है। ऋतिक शेल्टर होम के अंदर आता है और उसके पीछे सेल्वन और उसके कुछ लोग बहुत सारे सामान लेकर अंदर आते हैं। ऋतिक अंदर आते हुए बोला, मिस मैरी। ऋतिक के चिल्लाते ही वहाँ के एक कैरेक्टर जिनकी उम्र करीब 40 साल थी, बाहर आते हुए बोले, तुम चिल्लाता क्यों है बच्चा? ऋतिक मिस मैरी की बात पर बिल्कुल नॉर्मल टोन में बोला, आदत हो गई है। मिस मैरी, वैसे मेरे बच्चे कहाँ हैं? मिस मैरी अपनी आंखें छोटी करके बोली, तुम्हारी माफिका उल्लू की तरह बच्चा रात भर नहीं जागता, सो गया है, रात भर नहीं जागता, सो गया है सब। ऋतिक सारे सामान की तरफ इशारा करते हुए बोला, कल सुबह रोनी का बर्थडे है ना? नहीं, उसके लिए गिफ्ट। मिस मैरी सामान को देखने के बाद बोली, हमको नहीं मांगता है,
तुम भी जाओ और तुम्हारा सामान भी लेकर जाओ। ऋतिक छोटा सा मुंह बनाकर बोला, नाराज क्यों हो रही हो? हाँ, लेट हो गया मुझे आने में, लेकिन मैं सारे सामान लेकर आया हूँ ना। जिस पर मिस मैरी उसे घूरते हुए बोली, अच्छा, हमको बेवकूफ़ समझता है तुम? हर बार सारे बच्चा का बर्थडे में खाली सामान दे देता है, लेकिन खुद नहीं आ सकता। ऋतिक अपने कान को पकड़ कर बोला, सॉरी, आइंदा से ऐसी गलती नहीं करूँगा। अब तो यहीं पर हूँ ना। मिस मैरी ऋतिक के हाथ को उसके कान से हटाते हुए बोली, आपने को अच्छा नहीं लगता, ऐसा मत करो। प्रकृति आंखें फाड़कर ऋतिक और मिस मैरी को देख रही थी। ऋतिक कुछ कहता उससे पहले ही करीब 8 साल के बच्चे की आवाज़ आती है, डैडी। ऋतिक दरवाजे की तरफ देखता है जहाँ पर एक खूबसूरत सा बच्चा खड़ा हुआ था, जिसकी आंखों में नींद भरी हुई थी। ऋतिक उसके पास जाकर बोला, रोनी, तुम अभी तक जाग रहे हो? ये कहते हुए ऋतिक पंजों के बल बैठ जाता है, जिस पर रोनी उसे गले लगाते हुए उसके कंधों पर सिर रखते हुए कहता है, रोनी को नींद आ रही है। ऋतिक रोनी को अपनी गोद में उठाकर मिस मैरी से बोला, मैं रोनी को सुलाकर आता हूँ। इतना कहकर वह ऋतिक के कमरे की तरफ चला जाता है। ऋतिक जब उस कमरे में आता है तब वहाँ पर बहुत सारे बच्चे सो रहे थे। ऋतिक जाकर रोनी को उसके बेड पर सुला देता है और उसके माथे पर चूम कर सारे बच्चे के सिर पर हाथ फेरते हुए कमरे से बाहर जाने लगता है कि एक और बच्ची उठकर बैठते हुए कहती है, डैडी। ऋतिक उसके सिर को थपथपाते हुए बोला, रानी, सो जाओ। ऋतिक के थपथपाने पर वो बच्ची सो जाती है। इसके बाद ऋतिक कमरे से निकलकर फिर से लिविंग रूम में आ जाता है, जहाँ पर उसके बॉडीगार्ड प्रकृति को पकड़कर खड़े हुए थे। प्रकृति को देखकर ऋतिक के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं और वो उसे बुरी तरीके से घूरते हुए कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ऋतिक के गुस्से भरी आवाज़ पर प्रकृति की सिट्टी पिट्टी गूल हो जाती है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखें। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें तो आगे का कहानी और बढ़ाएंगे। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।